बीते दिनों आपने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपने भारत की जो फर्टिलिटी रेट है उसके विषय में आपने जानकारी दी थी, जी। जो कि कम होता जा रहा है। जी। तो उस विषय पे आप कुछ विस्तार से और बता सकते हैं? जी। दरअसल जो 2022 में एनएफएस सर्वे 5 हुआ था, उसमें ये निकल के आया है और उसके बाद जो है द हिंदू में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारे देश की फर्टिलिटी रेट है वो जो है 2.0 से नीचे आ गया है। 2.1 जो है वो रिप्लेसमेंट रेशियो माना जाता है। अगर किसी देश की फर्टिलिटी रेशियो 2.1 है तो ऐसा माना जाता है कि उस देश की जनसंख्या ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, बल्कि वो स्थिर बनी रहेगी। लेकिन जब 2.1 से नीचे आता है तो ये माना जाता है कि उस देश की जो जनसंख्या है वो लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में जो है वो डिक्लाइन फेज में जाएगी, जनसंख्या जो है घटेगी। तो जो रिसेंट के जो सर्वे हैं या जो द हिंदू की जो आर्टिकल है उसमें ये बात का खुलासा किया गया है कि 2065 तक, यानी कि अभी एक 146 करोड़ अभी हमारे देश की जनसंख्या है 2025 में। आज से 40 साल बाद यानी कि 2065 में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 146 करोड़ से 170 करोड़ तक पहुंचेगी। और 2065 में जब 170 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या पहुंचेगी तो वो पीक पे होगा और उसके बाद जो फेज चालू होगा वो डिक्लाइन का फेज चालू होगा। वहां से जो है जनसंख्या धीरे 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 करके नीचे खिसकना प्रारंभ करेगी। अच्छा, तो ये जो अनुमानित जो है कि आने वाले समय में जनसंख्या कम होगी, तो उसके फायदे या नुकसान या किस तरीके का हमारे सामाजिक परिवेश में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? जी, जहाँ तक मेरी समझ है तो मुझे ऐसा लगता है कि बेशक इसके जो है कुछ जो शॉर्ट टर्म के जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है अगर किसी देश की जनसंख्या ड्रास्टिकली डिक्लाइन होती है तो उसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वहाँ की डेमोग्राफी पे पड़ते हैं। इसके रिसेंट एग्जाम्पल जो है हम चाइना से ले सकते हैं या जापान से ले सकते हैं, जहाँ पर की जो है जो उनकी यंग जनरेशन है उससे कहीं ज्यादा जो है वहाँ की एजिंग पॉपुलेशन है। तो इसके बहुत सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस डेमोग्राफी पे और उस कंट्री पे पड़ते हैं। और उनके बारे में तो मैं डिटेल से बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले एजिंग जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 72 या 73 साल हमारे देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो एक नागरिक जो है ऑन एन एवरेज जो है वो 73 साल जो है जीवित रहता है। दूसरी तरफ जो है जो फर्टिलिटी रेशियो है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। तो ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि एक और तो जो है जो यंग जनरेशन है उसमें डिक्लाइनेशन आएगा, उसमें कमी आएगी। दूसरी तरफ जो है जो एजिंग पॉपुलेशन है या कि बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या जो है बढ़ेगी। तो इससे जो है बहुत ज्यादा जो है देश के ऊपर बर्डन आएगा, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली उनके साथ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो है एसोसिएट होते हैं। तो वहां पर जो है अच्छा खासा बजट हमारे देश का उसके ऊपर लगेगा। तो अनुमानतः अगले 40 वर्ष जो है हमारा रेशियो डाउन होता जा रहा है। तो इसके हम आपके अनुसार क्या लग रहा है कि क्या मुख्य कारण है जिस वजह से हमारा ये रेशियो आने वाले 40 साल में नीचे उतरेगा पॉपुलेशन का? जी, अब सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो ये फर्टिलिटी रेशियो जो रिसेंट का है ये पूरे देश का है, मतलब कंट्री वाइज जब हम इसको देख रहे हैं ओवरऑल तो ये जो है 2.0 से नीचे खिसक कर आ गया है। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज अलग अलग जाएंगे तो आपको इसमें डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। जो साउथ की स्टेट हैं यानी कि केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, यहाँ पर आपको जो नेशनल एवरेज है फर्टिलिटी रेशियो का उससे कहीं नीचे जो है वो स्टेट हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार या मध्य प्रदेश या राजस्थान ऐसे राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर आज भी जो है फर्टिलिटी रेशियो जो है 2.6, 2.7। अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो बिहार का जो फर्टिलिटी रेशियो है वो 3 है। मतलब आज भी जो है वहां पर एक महिला औसतन जो है वो अपने जीवन काल में 3 बच्चों को जन्म देती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये 2.7 है।
तो पहली चीज तो ये है कि ये स्टेट बाय स्टेट जो है अलग अलग है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि फर्टिलिटी रेशियो जो है स्टेट बाय स्टेट अलग अलग है, तब हमें इसके कारण को समझने में इस सुगमता होती है। क्योंकि अगर हम साउथ और नॉर्थ का मतलब कंपैरिजन करें तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पर जो है शिक्षा का स्तर जो है काफी अच्छा है। तो अगर शिक्षा की स्तर की बात करें, मैं लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश का लेता हूँ लिटरेसी रेट रेशियो, तो ये 78.2 है। 78.2 लिटरेसी रेशियो है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर फर्टिलिटी रेशियो है 2.7। बिहार की बात करूं तो 74.3 यहाँ का लिटरेसी रेशियो है और यहाँ पर फर्टिलिटी रेशियो 3। अगर इसके उलट हम तमिलनाडु में जाएं तो 85.5 यहाँ का लिटरेसी रेशियो है और वहां पर फर्टिलिटी रेशियो है 1.8। केरल की बात करें तो 95.3 वहां पर लिटरेसी रेशियो है और वहां की फर्टिलिटी जो रेशियो है वो है 1.8। तो ये जो फिगर्स हैं ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जहां पर एजुकेटेड लोग हैं वहां पर फर्टिलिटी रेशियो कम है। मतलब वो ऐसे कपल जो कि एजुकेटेड है वो कम बच्चों को प्रीफरेंस दे रहे हैं। तो मेरे नज़रों में जो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या कम अगर होती है तो उसके पीछे जो है एक शिक्षा का विकास और विस्तार है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर जो है वो कम बच्चों को प्रीफरेंस दे रहे हैं वनस्पत की जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो एक शिक्षा इसके पीछे जो है कारण है। दूसरा जो है महंगाई और मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिली का जो है प्रचलन है। लोग जो है दादा दादी के साथ में ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं। वहां पर इस तरीके का उनको गाइडेंस नहीं है कि आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। तो ऑब्वियसली अगर संयुक्त परिवार में रहता है तो वहां पर एक तरीके का बर्डन क्रिएट होता है कि नहीं आपको जो है लड़का हो गया तो अब लड़की चाहिए। लेकिन जब वो न्यूक्लियर फैमिली में आ जाते हैं तो वहां पर किसी तरीके का जो है सोशल उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो वो जो एक बच्चे के साथ भी खुशी खुशी रह लेते हैं या बिना बच्चे के भी रह लेते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो इशारा कर रहे हैं कि डेफिनेटली जो है जनसंख्या घटेगी। अच्छा, तो एक कारण तो एक हो गया कि शिक्षित वर्ग जो है एक बच्चे को प्रेफर कर रहा है या उनकी दिनचर्या हो गई कम बच्चों की वजह से उनका काम में व्यस्तता की वजह से कम से कम बच्चा रखना हमारा। ज्यादातर जो कपल्स हैं वो दोनों अर्निंग कपल तो उसमें भी एक बड़ा इशू ये आता है कि एक बच्चा हो गया तो नहीं अब अगर हम ज्यादा बच्चा करेंगे तो ये हमारे कैरियर पे जो है गलत असर डालेगा। इससे भी मतलब जो है फर्टिलिटी रेशियो कम हो रहा है या कम बच्चे लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। और इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है हमारे समाज में जो इस बातों को इफेक्ट कर रहे हैं? अब मुझे लगता है कि जो आज जिस टॉक्सिक माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके की आज मतलब हमारा हेक्टिक लाइफ स्टाइल हो चुका है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं कि जिससे कि मतलब जो है फर्टिलिटी पे असर पड़ रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आज से अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले हम बी ग्रेड के या सी ग्रेड के जो है सिटी में जाते थे तो हमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी नाम की जो है हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन आज जो है टेस्ट ट्यूब बेबी और ये फर्टिलिटी सेंटर, तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है या फर्टिलिटी सेंटर है उसकी बाढ़ आना ये अपने आप में इस ओर इशारा कर रहा है कि लोग जो है इस तरीके के हेल्थ इशू का जो है सामना कर रहा है। तो ये भी एक कारण है जिससे कि जो है आने वाले समय में जनसंख्या डेफिनेटली घटने को देखने को मिलेगी। इस तरीके से अगर जनसंख्या जो घट रही है इसका आने वाले दिनों में हमारे देश की डेमोग्राफी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या बदलाव आ सकते हैं? जी। तो ये जो है आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो मैंने कारण बताए हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वर्कफोर्स का कमी हो जाएगी, यंग पीपल कम रहेंगे, एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। हमारा जो एक आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा जो है मार्केट होना है। हमारे जो है किसी भी तरीके का प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ लाइए उसका बहुत बड़ा मार्केट जो है हमारा देश है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो जो है जब जनसंख्या घटेगी तो इस पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं एक ऐसे विषय की ओर जो है आपका ध्यान लाना चाहता हूं जिसके ऊपर जो है बहुत कम लोग जो है अभी सोच पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसका जो है असर जो है अगर जनसंख्या घटती है तो देखने को मिलेगा। देखिए
हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो प्रजातांत्रिक है, और उसमें जो है जनसंख्या के आधार पर हमें अपने सांसदों और अपने जो है विधायकों को चुनना होता है, और आगे चलकर वही विधायक और वही सांसद जो है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और उससे जो है हमारा प्रदेश और देश का शासन चलता है। अगर मैं सीटों की बात करूं तो अगर अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या आज की डेट में है 24 करोड़, उसके यहाँ जो है 80 जो है लोकसभा सीटें हैं। बिहार की जो जनसंख्या 13 करोड़ है, उसके यहाँ पर जो है 40 लोकसभा सीटें। तमिलनाडु की जनसंख्या 8 करोड़ है, उसके यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें। केरल की जो है 3.5 करोड़ है, और वहां पर जो है 20 लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले साल यानी कि 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि पुनर्सीमन आयोग जो बैठेगा, और वो जो है प्रत्येक राज्य में कितनी विधानसभा सीटें होनी चाहिए, कितनी लोकसभा सीटें होनी चाहिए, इसके ऊपर विचार मंथन करेगा और एक नई जो है सूची बनाई जाएगी। तो उस के आधार पर यह आंकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, तो आने वाले समय में 80 की बजाय 128 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो 13 करोड़ की आज वहां जनसंख्या है, और वर्तमान में 40 जो है वहां पर लोकसभा सीटें हैं, तो आने वाले समय में वहां पर जो है 70 लोकसभा की सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो 8 करोड़ वहां की जनसंख्या है, और अभी वहां पर जो है 39 जो है लोकसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर महज जो है 2 सीटों का जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यानी कि 41 वहां पर सीटें हो जाएंगी। और केरल की बात करें तो जो केरल की 3.5 करोड़ जो है जनसंख्या है, और वर्तमान में वहां पर 20 सीटें हैं, वहां पर जो है 1 सीट कम होने की संभावना जताई जा रही है कि 20 नहीं रहेंगी, वहां पर 19 सीटें हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि जो है केरल में जो है माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर लोग जो है फॉरेन को और गल्फ कंट्री में जाना पसंद करते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए जो है वहां पर 20 की बजाय 19 ही लोकसभा सीटें रहेंगी। अब इसका कैसे जो है हमारे देश के चुनाव में असर पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं। अगर 128 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में होती हैं और 70 सीटें जो है बिहार में होती हैं, तो 198 सीटें हो गई है, लगभग 200 सीटें हो गई। 200 सीटें जो है, जो भारत के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए स्टेट हैं, वहां से 200 सीटें निकल आ रही हैं। और जो वेल एजुकेटेड स्टेट हैं, केरल से, वहां से 19 सीटें और 41 सीटें यानी 60 सीटें निकल कर आ रही हैं। तो अब जो है एक अच्छा लीडर चुनने में जो है किसकी ज्यादा भूमिका होगी? जिसके ज्यादा सांसद हैं। और सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? जिसके यहाँ पर शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा कम है। मिजोरम के बाद जो है केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा जो उनका लिटरेसी रेट है वो 95% समथिंग है, लेकिन उनका जो है एक अच्छा नेता चुनने में जो है सबसे कम भूमिका होगी वनस्पत बिहार और उत्तर प्रदेश। अब इन बातों के चलते एक सवाल और उठता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे शिक्षा का स्तर कम है, लेकिन आने वाले दिनों में सीटें ज्यादा रहेंगी। यस। और एक तरफ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा का स्तर ज्यादा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, और वो देश की आर्थिक स्थिति में, रेवेन्यू कलेक्शन में भी काफी अच्छा योगदान देते हैं। करेक्ट। तमिलनाडु, केरला, है ना? तो यहाँ से रेवेन्यू फ्लो इन जो हो रहा है हमारे देश के भंडार में, वो सबसे ज्यादा हो रहा है, और बिहार, उत्तर प्रदेश वहां से कम। यस। तो ऐसे समय में जब ये जो सीटों का बंटवारा जो हो रहा है, ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार तरफ बढ़ेगा, और इस तरफ जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले स्टेट हैं वहां पे सीटें कम होंगी, तो आने वाले दिनों में कैसी स्थिति बैठेगी फिर? यस। मैं सबसे पहले जो है रिसेंटली जो है 8 जून 2025 को जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका स्टेटमेंट आपको बताता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक टाइम्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उन्होंने ये बताया है कि हम एक ऐसी इंसेंटिव स्कीम लाने वाले हैं जिसमें जिस परिवार के पास ज्यादा बच्चे होंगे उसको जो है हम फाइनेंशियली जो है इंसेंटिव देंगे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो है 70-80-90 का जो दशक था, वहां पर मतलब जो है फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो है कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी जो रिवर्स हो रहा है,
जब मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हम जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको मतलब मैनेज करने के लिए क्या करेंगे कि जिन परिवारों के पास ज्यादा बच्चे हैं उनको जो है इंसेंटिव ज्यादा देंगे। तो वो इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा? अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं तो उसको 2 बच्चे के हिसाब से, जिसके पास 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे के हिसाब से, या 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे के हिसाब से उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो आप इसकी ग्रेविटी को और इसकी गंभीरता को समझिए, उसका असर जो है साउथ की स्टेट में होना दिखाई देना प्रारंभ हो गया। दूसरी बात, आपने टैक्स कलेक्शन की बात की थी। यस, महाराष्ट्र के बाद जो है जो साउथ की स्टेट हैं उन्हीं का जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है टैक्स कलेक्शन में होता है ना। उसमें तमिलनाडु एक बहुत बड़ा शेयर रखता है, और अक्सर जो है तमिलनाडु में इस तरह की बातें जो है निकल कर आती हैं कि जो उनका टैक्स रेवेन्यू का जो शेयर है वो उनको रिटर्न में वापस नहीं मिलता है। पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन होता है, कलेक्शन के बाद जो है जितना स्टेट का रहता है स्टेट अपने पास रख लेता है, जो नेशनल का शेयर होता है वो सब जो है दिल्ली में जाता है, वहां से जो है वो सब स्टेट को थोड़ा थोड़ा, और जिसमें जितनी ज्यादा है जरूरत है उसको उतना वापस देते हैं। तो होता क्या है कि जो तमिलनाडु का जो सपोज करके उन्होंने 100 रुपए दिए हैं तो उनको जो है 70 रुपए मिलता है या 85 रुपए मिलता है। इसके उलट अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ से टैक्स कलेक्शन तो नाम मात्र का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल एक मुद्दा है जो तमिलनाडु में इस तरह की आवाजें अक्सर उठा करती हैं कि जो हमारा टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू है वो जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। जनसंख्या का ये जो बंटवारा है दोनों जगह पे, इसकी वजह से बीते दिनों जो योजनाएं चली है ना, परिवार नियोजन के लेकर के जनसंख्या को किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो हमारे पास रिसोर्स है हमारे देश में है ना, जो संसाधन है उसका उचित प्रयोग हो सके और सबके लिए बराबरी से बिल्कुल उसका इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल। नतीजन अभी जो शिक्षित प्रदेश हैं या साउथ के जो राज्य हैं वहां पे जनसंख्या कम हो रही है। यस। और जिस तरीके से आपने बताया कि आने वाले दिनों में राजनीतिक स्तर पे बोला जाएगा या इंसेंटिव स्कीम्स को लेकर के आया जाएगा, फिर जो रिसोर्सेस हैं वो तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन वहीं के वहीं हैं। यस यस। पर ये जो फिर घटना, फिर बढ़ना, और ये इस चीजों में हम जा रहे हैं तो फिर संसाधनों के ऊपर समस्याएं आएंगी आने वाले दिनों में। यस। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास लिमिटेड है। यस। तो जनसंख्या कम होने का हम उचित उसका लाभ न लेकर के हम जनसंख्या फिर बढ़ाएंगे और फिर हम संसाधनों के बंटवारे में फिर उलझ जाएंगे। यस। ये एक गंभीर सवाल है कि एक समय तो जो है हमने जो है फैमिली प्लानिंग के ऊपर आप 70 और 80 और 90 के दशक के बात करें कि जो है अच्छा खासा पैसा जो है स्टेट और सेंट्रल ने इसके ऊपर कि किसी तरीके से हमारे देश की जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जाए, और वो काफी हद तक कंट्रोल भी हुई है। ये बात और कुछ है कि हम जो है आज चाइना को पछाड़ करके हम जो 1 करोड़ 46 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या, हम नंबर 1 है टॉप में। हाँ, लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि ये हम रिवर्स में जा रहे हैं और हो सकता है कि वो स्थिति दोबारा आ जाए। हालांकि अभी इसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी स्टेट कितना भी इंसेंटिव दे दे, कितना भी उनको जो है लालच दे दे, लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं वो इंसेंटिव को उतना महत्व ना दे करके सबसे पहले ये देखेंगे कि जो उनके पास है क्या वो उससे जो है अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अच्छा परवरिश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इंसेंटिव तो एक बार मिल जाएगा, लेकिन क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं कि वो अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो है जो इंसेंटिव है वो काम करेगा और उससे जो है फर्क भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण जी, आपने इतनी गहरी जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।